अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आदाब। गुलिस्तान न्यूज़ के दिल्ली स्टूडियो से बराह रास्त आप प्रोग्राम सलाम जेके देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान साहिल अमीन। आज के प्रोग्राम में मुल्क की छोटी बड़ी खबरों पर हमारी नज़र रहेगी और जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल के साथ साथ दूसरे मामला भी आज के प्रोग्राम में होंगे। लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत हस्ब मामूल तारीख के पन्नों पर पहली नज़र। गुड मॉर्निंग, खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आज के दिन की तारीख क्या है, हिस्ट्री ऑफ द डे में खास क्या है। सबसे पहले सलाम जीके में तय फॉर्मेट के मुताबिक हम हिस्ट्री ऑफ द डे की तरफ चलेंगे और आज के दिन पर बात करेंगे हिंदुस्तान और आलमी तारीख में चंद ऐसे वाकयात जो आज के दिन में या इस फॉर्मेट के मुताबिक सबसे पहले आपके सामने रखना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। 1549 में आज ही के दिन अगस्त की 8 तारीख को फ्रांस ने इंग्लैंड के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। 1864 में जिनेवा के अंदर रेड क्रॉस सोसाइटी जो आज के वक्त में काम करती है, इसका कयाम अमल में लाया गया। शुरुआत अगस्त की 8 तारीख को 1864 में आज के दिन हुई। 1899 में आज ही के दिन एटी मार्शल ने रेफ्रिजरेटर को पेटेंट कराया ताकि कोई दूसरा अपने नाम बनाकर या कॉपीराइट के जो आज के वक्त में आप इश्यूज देखते हैं ये पेश ना आए। ये 1899 में एक पेशरफ्त हुई थी और अपने नाम रेफ्रिजरेटर को कराने के बाद दुनिया भर के अंदर इस नई किस्म की मशीन को एटी मार्शल ने पहुंचाया। 1947 में पाकिस्तान ने आज ही के दिन अपने कौमी परचम की मंजूरी दी। अगस्त की 8 तारीख को साल 1947 में यह फैसला पाकिस्तान के मुतालिक हुआ। साल 1988 में अफगानिस्तान में 9 साल जंग के बाद रूसी अफवाज का इनखला हुआ या यूएसएसआर भी एक तवील मुद्दत तक, जिसे आप कहते हैं, मुख्तलिफ ममालिक की अफवाज को साथ लेकर अफगानिस्तान के अंदर इस लड़ाई का हिस्सा बना रहा। 1967 में आज़ादी के बाद पहली बार मरकजी हुकूमत को लोकसभा इंतखाबात में शिकस्त आज के दिन हुई। रिजल्ट्स आए और तकरीबन आज़ादी के बाद 20 वर्षों की एक तवील मुद्दत के बाद ऐसा पहला मौका था जब एक हुकूमत जो काफ़ी अरसे से काम कर रही थी, बार बार जीत कर आ रही थी, अच्छी मेजोरिटी के साथ आ रही थी, मरकजी हुकूमत को आज लोकसभा के इंतखाबात में शिकस्त हुई। 1967 में अगस्त 8 को पहली मरतबा। 1942 में कांग्रेस ने बॉम्बे और अब जिसको मुंबई कहा जाता है यहां एक इजलास मुनक्किद किया और हिंदुस्तान छोड़ दो करारदाद आज के दिन पास हुई। क्विट इंडिया मूवमेंट का नाम आपने सुना है। उस मूवमेंट की शुरुआत कैसे करनी है प्लान बना लिया गया था, लाहेमल तय हो चुका था। अगस्त 8 1942 को कांग्रेस ने मुंबई के अंदर इस इजलास में तय किया कि हिंदुस्तान छोड़ दो करारदाद पास होने के बाद अब इस पर अमली तौर काम भी शुरू किया जाएगा। और आज से तकरीबन 18-19 वर्ष कबल 2004 में जापान ने चीन को शिकस्त देकर एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट या खिताब अपने नाम किया, जो एक बड़ी कामयाबी जापान के लिए थी जो दूसरी मरतबा जीता था। लेकिन चीन के साथ चूंकि बड़ी करीबी दोस्ती और उसके बाद बीच में दुश्मनी और भारत पाकिस्तान के मैचेस की तरह चीन और जापान के दरमियान भी मुकाबले देखे जाते हैं, तो खेल के मैदान में जापान चीन को शिकस्त देने में आज के दिन अगस्त 8 2004 को कामयाब हुआ। हिस्ट्री ऑफ द डे में ये बड़ी बातें या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने हमने रखे हैं। फॉर्मेट के मुताबिक हमें आगे बढ़ना है और एक कदम आगे बढ़ाएंगे। अगले पड़ाव पर खबरें हैं और खबरों की शुरुआत आज मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर से फिर से करेंगे। कुछ अहम मौज़ूआत हैं, आप हमारे साथ रहेंगे। टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के अलावा मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारे साथ रहें, देखें और कमेंट साथ साथ या अपनी आरा से हमें आगाह करते रहें। चलिए, आज के दिन के हवाले से बात हुई। तारीख के पन्नों पर आज के दिन की अहमियत और आज के अहम झलकियाँ वो हमने आप तक पहुँचाई। लेकिन अब प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और ख़बरों का सिलसिला शुरू करते हैं। और सबसे पहले खबर जो हमारे पास है आज वो नीलका गंजू के हवाले से, कत्ल मामले के हवाले से, जहां पुलिस तहकीकात कर रही थी, वहीं पर एसआई की जानिब से अब इस तहकीकात को मज़ीद साफ शफाफ बनाने के हवाले से आवाम से ताउन की अपील भी की है। बिल्कुल अहम केस है और कई ऐसे वाक़यात हैं जिन पर तहकीकात होनी चाहिए। मुतालबा मुसलसल हुकूमत से, वजारत दाखिला से या फिर जम्मू कश्मीर की सरकारों या इंतज़ामिया से किया जाता रहा और बिलाखिर इस केस में पेशरफ्त हुई है कि रिटायर्ड जज गंजू, जिनको जो एक कश्मीरी पंडित थे, जिनको बताया जाता है कि 4 नवंबर 1989 को हरी सिंह हाई स्ट्रीट श्रीनगर में दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया था और
उनकी तरफ से केस की समाअत की गई थी। ठीक उनके कत्ल से पहले अगस्त 1968 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF के बानी मकबूल भट्ट की मौत की सजा बताया जाता है उन्होंने सुनाई थी। और ऐसे कई केसेस थे जम्मू कश्मीर के अंदर हिस्टोरिकली बड़े इंपॉर्टेंट है। इन केसेस से जोड़कर इनको देखा जाता था और अब जाकर कश्मीर के अंदर या जम्मू के अंदर एक अहम पेशरफ्त हुई है जिसमें रियासती तहकीकाती एजेंसी जो NIA की तर्ज पर काम करती है, जिसने मशहूर जज नीलकांत गंजू के इस कत्ल केस की तहकीकात जब शुरू की है तो अवाम से भी मदद मांगी है। SIA की तरफ से एक मकतूब के जरिए नीलकंठ गंजू कत्ल केस में हकाइक का पता लगाने के लिए और हालात से वाकिफ जितने भी अफराद हैं, आज के वक्त में कई लोग हैं जिनको पता है इस केस के बारे में, जानते हैं, उनसे अपील की है कि वो आगे आए और केस भी एक भी अगर वाकया उनको पता है या कोई इंसिडेंट इससे रिलेटेड तो वो हमारे साथ शेयर करें, उसकी तफसीलात दे और जो बताएगा उसकी शनाख्त किसी के सामने जाहिर नहीं की जाएगी, जिस ताज़ा खत में SIA की तरफ से कहा गया है। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ हैं। इशफाक, मजीद SIA की तरफ से इस ताज़ा जो एक मकतूब जारी हुआ है, क्या कहा गया? और दूसरा, क्या ये माने कि जो पुराने केसेस थे, बहुत सारे लोग मुतालबा कर रहे थे, कुछ कश्मीरी पंडित तंजीमें थी कि पुराने कत्ल के केसेस ओपन होने चाहिए 90s के 80s के, तो ये माने कि एक शुरुआत उन केसेस की है इस केस के ओपन होने के साथ ही? देखिए, बिल्कुल रिटायर सेशन जज नीलकंठ गंजू का केस रिओपन होने से ये उम्मीदें और ये बात सामने आ रही है कि आने वाले चंद महीनों के अंदर अंदर कुछ मजीद केसेस रिओपन हो सकते हैं। और जैसा आपने खुद भी कहा कि SIA ने जिस तरीके से अपनी कम्युनिकेशन के अंदर ये साफ कर दिया है कि वो रिटायर सेशन जज नीलकंठ गंजू के केस से मुतल्लिक तहकीकात को आगे बढ़ाना चाहती है और अगर किसी के पास भी कोई इल्म है इस बारे में, कोई गवाही है, कोई बात है, तो वो आके SIA के सामने रख सकता है। उसके लिए उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट मेल भी दे दिया है, कुछ फोन नंबर दे दिया और ये साफ कर दिया है कि उसकी आइडेंटिटी को किसी भी तरीके से डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। तो अपने नाजरीन के लिए ये याद दिलाते चले कि ये तकरीबन केस जो है ये 3 डेकेड्स ओल्ड केस है, पुराना केस है, तकरीबन 30 साल पुराना केस है। और ये मामला तब सामने आया था हरी सिंह हाई स्ट्रीट के अंदर जब नीलकंठ गंजू वहां पर चल रहे थे और दिन दाड़े उन पर गोलियां चलाई गई थी। और ये मामला सेकंड, अगर आप देखेंगे क्रोनोलॉजी को देखेंगे तो ये दूसरा माइनॉरिटी के अंदर कत्ल मामला था और इस केस के बाद काफी दहशत और खौफ वहां पर पैदा हुआ था। पहला मर्डर हुआ था जो बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट थे टीकालाल टिपलू, 14 सितंबर 89 को उनका हुआ था। और ये दूसरा प्रोमिनेंट कश्मीरी किलिंग थी जो दिन दाड़े हरी सिंह हाई स्ट्रीट के अंदर हुई और उसके बाद दहशत का एक माहौल जो है वो चला है। 4 नवंबर 1989 को माना जा रहा कि 3 मुश्तबे अफराद आए थे, दिन दाड़े उन्होंने गोलियां चलाई और बड़े क्लोज रेंज से नीलकंठ गंजू जो फॉर्मर जज रहे थे उन पर गोली चलाई थी। अब ये गोली चलने की वारदात क्यों हुई थी, ये बड़ा दिलचस्प मामला है क्योंकि एक ट्रायल चल रहा था एक मर्डर केस के अंदर। अमरचंद जो एक CID का ऑफिसर था उसको लेकर एक ट्रायल चल रहा था और उसी ट्रायल के अंदर फिर मकबूल भट्ट का नाम भी आया था और उसको लेकर ये सारी कहानियां चल रही थी। और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर 1968 और 69 के आसपास अपना फैसला सुनाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मकबूल भट्ट को फांसी देनी चाहिए थी और वो फैसला जो था वो बरकरार रहा था। और उसी वक्त फिर 11 फरवरी 1984 को उनको फांसी भी हुई थी, लेकिन उसी वक्त ये माना जा रहा था कि एक थर्ड प्रिस्क्रिप्शन पैदा हो गया था उनकी जिंदगी के लिए। और फिर NLF उस वक्त का एक JKLF का आउटर फ्रंट एक हुआ था नेशनल फ्रंट, उन्होंने ये अभी तक जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स खंगालते हैं और जो डाटा सामने आ रहा है उसके मुताबिक माना जा रहा है कि शायद उन लोगों ने ही ये किलिंग यहाँ पर करवाई हो। बहरहाल जो भी है, अब जो भी इसके महरिकात है, क्योंकि 4 नवंबर 1989 को ये इंसिडेंट पेश आया था और उसके बाद काफी अरसा चला गया और दोबारा से इस केस को रिओपन किया गया है। तो कश्मीरी पंडित, जैसे आपने खुद कहा कि वो लगातार इस बात पर जोर दे रहे थे कि मजीद जो केसेस हैं इस तरीके की इनकी रिओपनिंग हो और लोगों को सजा मिले जो लोग इसमें हैं। तो ये एक कम्युनिकेशन खोल दिया है, एक दरवाजा खोल दिया है उन तमाम केसेस को खोलने का जो शायद अभी तक खुले नहीं दिया, जिन पर पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो पाई। इशफाक, एक चीज भी और भी इंपॉर्टेंट, अभी जब हम सोशल मीडिया पर लोगों का तबसरा देख रहे हैं तो कई लोग 1988-89 का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि JKLF भी इसी के आसपास वजूद में आई और उस वक्त ज्यादा सरगर्मियां देखी गई, यासीन मलिक उसके ग्रुप की।
तो मुमकिन है कि यासीन मलिक के साथ जोड़कर जब ये बातें कही जा रही है तो उनसे भी पूछताछ हो सकती है, उनके आसपास जो लोग थे। देखिए, बात आपकी सही है। मैंने पहले ही कहा कि यासीन मलिक से पहले मकबूल भट्ट था, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जो हाईजैकिंग का मामला हुआ था, और उसके बाद मात्रे की किलिंग हुई थी, फिर अमरचंद की यहाँ किलिंग हुई थी, और ये माना जा रहा था ये जनाब क्रोनोलॉजी के तहत सारा कुछ किया गया था। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्लेन हाईजैक हुआ, उसके साथ साथ अमरचंद की किलिंग हुई, फिर एक डिप्लोमेट की किलिंग हुई यूके के अंदर, और वो सारी कहानियां सिर्फ इसलिए की गई थी कि क्योंकि मकबूल भट्ट को रिलीज करना था। अभी तक इस तरीके की बातें सामने आ रही है। तो फाइनली जेकेएलएफ का इसमें हाथ है, क्योंकि मकबूल भट्ट का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो दैट इज वाई कि जब इसकी लंबी तहकीकात होगी तो बहुत सारी परतें और खुलेंगी, और यासीन का कितना रोल उसमें रहा होगा, क्या वो उस वक्त एक्टिव था नहीं था, वो सारी चीजें देखी जाएंगी। क्योंकि पहले में जो ग्रुप चला गया था मकबूल भट्ट वाला पाकिस्तान, तो उनका एक मेजर रोल रहा था यहाँ आम इंसर्जेंसी को शुरू करने के हवाले से। तो उसके बाद सेकंड रैंक में यासीन और फिर वो दीगर लोग थे जो हाजी ग्रुप उस वक्त कहलाया जाता था। बहरहाल इन्वेस्टिगेशन पार्ट ओपन हो गया है, इसमें बड़ी चीजें खुलेंगी, और फिर आपको पता है कि एसआई का तर्ज अमल काम करने का किस तरीके का है, वो परत दर परत खोलते हैं और आहिस्ता आहिस्ता कैंपेन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि बैक वक्त कोई चीज नहीं होगी, आहिस्ता आहिस्ता करके चीजें खुलेंगी, आहिस्ता आहिस्ता करके छापामारियां होंगी, आहिस्ता आहिस्ता करके एविडेंसेस को कलेक्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद ही आगे बढ़ा जाएगा। क्योंकि ये 30 साल पुराना केस है, और उस वक्त के आई विटनेस जो होंगे, क्या वो आज के दिन में जिंदा है नहीं है, कौन लोग होंगे, उनके पास क्या शवाहिद होंगे, किसी पंडितों के पास या उनके अहले खाना के पास क्या शवाहिद होंगे, जब वो एसआई के सामने रखेंगे, एक इन्वेस्टिगेशन पार्ट आगे बढ़ेगा, तभी जाकर क्या मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। शुक्रिया इशफाक तफसीलात फराहम करने के लिए। तो इस केस के सिलसिले में यानी एक तवील मुद्दत के बाद, या यूं आप कह सकते हैं कि 3 दहाइयों के बाद ये केस ओपन करने की कोशिश हुई है, और अब तक जो यकीन दहानियां खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर कई मरतबा करवा रहे थे कि कसूरवार जितने भी केसेस में हैं, जिन लोगों ने खून बहाया और उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, उन लोगों को सामने लाया जाएगा। तो ये बातें या ये जो बयानात तो अब तक हम सुन रहे थे, लेकिन अमली तौर पर काम हो उसके लिए ये पहली कोशिश ऐसी मानी जा रही है। और आज से चूंकि अब एसआईए की तरफ से तफसीलात तलब की गई हैं, अगर किसी को भी मालूम इसमें है, लेकिन यह भी क्लियर साथ कर दिया गया है कि अगर कोई जरा सी भी जानकारी अमीन देता है तो उसकी आइडेंटिटी लोगों के सामने नहीं लाई जाएगी, पब्लिक नहीं होगी। बिल्कुल, एसआईए के हवाले से लोगों से ताउन की अपील, और उस मामले में जिसमें नीलकांत गंजू का जो मर्डर केस है उस हवाले से अब एसआईए जहां जांच कर रही है, वहीं दोबारा से उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो इसमें एसआईए का ताउन करे। चलिए, इस खबर के साथ साथ जम्मू कश्मीर की तामीर तरक्की की अगर हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों की तामीर तरक्की में बीआरओ का एक अहम रोल रहता है, और बीआरओ की जानिब से जम्मू कश्मीर की सरहदी इलाकों के अंदर जिस तरीके से गुज़श्ता कुछ बरसों के दौरान तामीराती काम हाथ में लिए और उन्हें मुकम्मल किया, अब ये माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर मरकजी वजीर दिफा मुख्तलिफ तामीराती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह आने वाले दिनों में करेंगे। अगरचे अभी हतमी तारीख सामने नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्द तारीख भी तय कर दी जाएगी कि वजीर दिफा किस दिन एग्जैक्टली जम्मू कश्मीर जाएंगे। असल में 70 से ज्यादा ऐसे बड़े इंपॉर्टेंट मंसूबे हैं, प्रोजेक्ट्स हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर बॉर्डर रूट ऑर्गेनाइजेशन ने, बिलखुसूस जो सरहदी इलाके हैं जो बैनुल अक़वामी सरहद कहलाती है, पंजाब से लेकर जम्मू के सांबा और कठुआ तक यानी जम्मू प्रोविंस तक जोड़ने वाली मुख्तलिफ जो सरहदें पाकिस्तान के साथ जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर होता है, उन एरियाज के अंदर कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें पुल हैं, सड़कें हैं, इंपॉर्टेंट डिफेंस रोड है, जहां पर कल डीजी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी पहुंचे थे और उनकी तरफ से भी इस बात की तस्दीक की गई कि बहुत जल्द वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर जो काम इस वक्त तेज हुआ है, जनरल राजीव चौधरी के मुताबिक वज़ीर दिफा अब इन मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं इनका किसी का 4 साल, किसी का 3 साल, किसी का 2 साल पहले संगे बुनियाद रखा था, और ये 74 मंसूबों का इफ्तिताह करने के लिए खुद वज़ीर दिफा जम्मू कश्मीर तशरीफ लाएंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जो कि सूरत हाल का खुद जायजा ले रहे थे, उन्हें ब्रीफ भी किया गया। उनने बाकायदा एक रिपोर्ट अब तैयार करनी है जो मरकजी वज़ारत दिफा को दी जाएगी। डिफेंस रोड के साथ साथ जो देवक नामी ये पुल है सांबा के अंदर या इंपॉर्टेंट डिफेंस रोड को जोड़ता है, वहां पर कंप्लीशन के बाद उन्होंने लेबरर्स को भी कल उनकी भी हौसला अफजाई की, जिन लोगों ने काम किया है इन प्रोजेक्ट्स में, एक ईंट भी लगाई है, उन तमाम लोगों की पीठ थपथाई, उन्हें तहाइफ भी तकसीम किए और मुबारकबाद भी उन्हें पेश की। साथ साथ ये भी आपको बताते चलें कि इंस्पेक्शन जब मुकम्मल हुई है इस पुल की,
तो अब तक ये भी आपको बताएं कि कुल मिलाकर 74 मंसूबों में जो कंसर्न अथॉरिटी या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बता रही है कि राजौरी पुंछ से लेकर चिनाब वैली तक कई इंपॉर्टेंट रास्ते हैं, पुल हैं जो स्ट्रेटेजिकली बड़े इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, इन 74 पुलों में फोकस वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर है या फिर सरहदी इलाके जो सांबा, कठुआ, जम्मू, हीरानगर के आसपास जो पाकिस्तान के साथ लगने वाली जीरो लाइन है, उन एरियाज के पास अगर इमरजेंसी में फौज या दीगर फोर्सेस इन इलाकों का रुख करना चाहें तो अब वो सड़कों का सहारा लेकर उन रास्तों से जा सकती है जहां पर अब तक शायद टैंक्स के अलावा बाकी रास्ते या गाड़ियां नहीं जा सकती थी। तो स्ट्रेटेजिकली भी ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं 74 के आसपास जो कंप्लीट हुए हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल राजीव चौधरी को भी जरा सुन लेते हैं, जो कामकाज का जायजा तो ले रहे थे लेकिन साथ साथ उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जम्मू खुद आएंगे, 74 मंसूबों का वो इफ्तिताह करेंगे। और ये 74 मंसूबे जिनमें कई सुरंगें हैं, कई इस वक्त पुल हैं जो मुकम्मल हो चुके हैं और देवक पुल भी कंप्लीट कर लिया गया है, डिफेंस रोड कंप्लीट है। बहुत जल्द 74 मंसूबों को अवाम के नाम वक्फ कर दिया जाएगा वज़ीर दिफा की जानिब से जब वो जम्मू पहुंचेंगे। इसका बजट है 23 करोड़ में ये बनाया गया है पूरा ब्रिज 422 मीटर का, और ये बहुत तेजी से बनाया गया है। ये इसको 2.5 साल में हमने पूरा कंप्लीट किया है। राष्ट्रीय सीमा के साथ में सबसे जो महत्वपूर्ण हमारी जो सड़क बन रही है, जो उसकी चौड़ाई बढ़ाई है हमने, वो अखनूर से पुंछ रोड है और उस पे 4 सुरंगें भी आ रही हैं। कांडी सुरंग है, सुंगल सुरंग है, फिर नौशहरा में और बीजी पर, भीमर गली पर। तो उस पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। और उसके अलावा जो अंदर के इलाके जो भी हैं, जैसे बशौली, बनी, भदरवा, वो सड़क बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। 165 किलोमीटर लंबी, उसमें से बसोली से बनी तक ऑलरेडी ब्लैक टॉप हो गया है और भदरवा की तरफ से छतरगला तक ब्लैक टॉप हो गया है। तो 125 किलोमीटर टोटल ब्लैक टॉप हो गया है। 89 किलोमीटर यहाँ से बशौली से बनी और भदरवा से 35 किलोमीटर तक छतरगला के नज़दीक पहुँच गए हैं। और ये बाकी जो बचा है हमारा बैलेंस तकरीबन 40 किलोमीटर, वो हम मार्च 25 तक कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद आप पुंछ वाले रोड की दोबारा बात करें तो वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा और कितनी सोरी? पुंछ वाला रोड भी अगले 2 सालों में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी जो है तारीख निश्चित की जाएगी, जल्द ही इसका जो है उद्घाटन होगा और देश को समर्पित होगा। और इस ब्रिज के साथ साथ पहली बार रक्षा मंत्री जम्मू रीजन में आ रहे हैं। इसके साथ साथ 74 और प्रोजेक्ट होंगे जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। 2 उसमें हवाई पट्टियाँ होंगी और बाकी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, टनल्स और सड़कें, ब्रिजेस हैं। पूरे हमारे जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे जो हम बना रहे हैं, उनको देश को समर्पित करेंगे हमारे जो सम्मानीय रक्षा मंत्री महोदय। सिक्योरिटी मैट्रिक्स है, मतलब जो सड़कों का जाल है वो बहुत ही स्ट्रांग होता जा रहा है। चलिए, बीआरओ के जिम्मेदारान बात कर रहे थे और उनका मानना है कि सरहदों के नज़दीक जहां सड़कें, पुल और टनल्स तामीर किए जा रहे हैं, वहीं पर तकरीबन जम्मू कश्मीर के अंदर 74 से ज़्यादा ऐसे तामीराती काम हैं जो आने वाले दिनों में मरकज़ी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के ज़रिए से अवाम के नाम वक़्फ़ किए जाएंगे। प्रोग्राम में और भी मौज़ूआत है, पार्लियामेंट का मानसून सेशन है, उसके हवाले से भी बात होगी, लेकिन यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए।